आपका पर्पज क्या सच में उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पूरा होगा? केस उसी हालत में वापस लूंगा जब आप पोजीशन दे देंगे। नहीं यार, यहाँ का लेआउट अच्छा लग रहा है, यहाँ का एमिनिटी अच्छा लग रहा है, यहाँ का लोकेशन अच्छा लग रहा है, यहाँ का प्राइस अच्छा लग रहा है, कतई मतलब नहीं है कि वहाँ पे WTC आ जाए या जैसे पंचशील ने यौन IT पार्क बनाया वो हर जगह बना दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नई वीडियो में। चलिए साथियों, आप लोगों के जो है सवालों से इसकी शुरुआत करते हैं इस पूरे एपिसोड की। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें। यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डाल रखा है, उसमें अपनी समस्या हम तक भेजकर इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जो है ऑन टाइम दिया जाए। देखिए, पंकज शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर एक प्रोजेक्ट में घर लिया था, 2020 में घर मिलना था, लेकिन नहीं मिलने पर केस फाइल किया थाने कोर्ट में, लेकिन बिल्डर मुझे बोल रहा है कि केस वापस लो तो ही घर दूंगा। बिल्डर एक्स MLA है, इसलिए कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्या करें? देखिए पंकज शर्मा जी, पहले देखें, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी। देखिए, आपके सवाल का जवाब तो दे ही देते हैं, और आपके सवाल से एक जो है सबको जो है सीख मिल रही है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने निकलें, जो लगातार हम लोग जो है तरीके से मुखर तरीके से आप लोगों के सामने ला रहे हैं कि कभी भी ब्लाइंडली कहीं भी कुछ भी मत खरीदिए, भले वो आपको इन्वेस्ट ही क्यों ना करना हो, आप तहकीकात ज़रूर करें। कारण क्या, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपने उसकी लीगेसी नहीं देखी, किस जो है जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं पास्ट में आपने नहीं देखा, उसके क्वालिटी का इंस्पेक्शन नहीं किया, डेवलपर की मंशा क्या है, क्या उसका कैश फ्लो स्ट्रांग है, ये सब जानने की कोशिश अगर आपने नहीं की है, या फिर आपके लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, आपका पर्पज़ है, ये सब कुछ बिना समझे अगर आपने कोई चीज़ खरीदा है तो वो गलत है। हो सकता है तुक्के में चीज़ें सही निकल जा रही हों, पर आपका पर्पज़ क्या सच में उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पूरा होगा? ये सारी तहकीकात हम कहीं ना कहीं नहीं करते हैं। हम लोग सीधा पैसा 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये टोकन खरीदते हैं और जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है कि फ़ोन जो है, बहुत बड़े बड़े फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, उसकी प्री बुकिंग हम लोग करा लें। देखिए, फ़ोन ठीक है, लाख रुपए तक की चीज़ है, पर जब आप कोई बड़ी पूंजी की चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें आपका कमाया हुआ पैसा भी इन्वॉल्व होने वाला है, और जो आने वाले समय में भी आप कमाएंगे वो भी जाएगा। अभी ये तो नहीं कह सकते पूरे जीवन की कमाई आप लोग घर में डालते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों की जो पे स्केल वो अच्छी खासी है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरे जीवन की पूंजी सच में लगाते हैं घर खरीदने। तो आप सबको समझना जरूरी है, और आप लोग जो भी जानकारी आपको समझ में आती है अपने जानने वालों को बताएं, उन्हें खुद समझाएं कि आप पूरी तहकीकात करने के बाद ही खरीदिए, जल्दबाजी मत करिए। चलिए, आपके सवाल के जवाब पे आते हैं। किसी भी हालत में आप केस वापस मत लीजिए, वो MLA X हो या MLA अभी वो चल रहे हों, या फिर कोई MP ही क्यों ना हो। आपने किसी MP और MLA के यहाँ घर नहीं खरीदा है, आपने अपने लिए घर खरीदा है, और वो जो बेचने वाला है वो एक डेवलपर है, ना कि MP MLA या कोई राजनेता। तो उसे तो पहले एक साइड में रख दीजिए। अगर आप उसे प्रखर तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, कोई प्रेशर है, तो एटलीस्ट मेंटली ये प्रिपेयर रहिए कि नहीं, किसी भी हालत में जो है पीछे नहीं हटना है। अब आप देखिए, हम लोग कमज़ोर कैसे पड़ते हैं, बायर कमज़ोर कैसे पड़ते हैं। आपने तो पैसा लगा दिया है, अब अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो घर भी नहीं देगा, और आपके लिए एक मेंटल ट्रॉमा अलग से चालू हो जाएगा। यार, मैंने इतना पैसा लगा दिया, EMI भी चालू है, उस पर इंटरेस्ट भी जा रहा है, और मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा घर नहीं मिल रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए डाला था, उस पर कुछ ROI आएगा नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, कहाँ फंस गए। ऐसी तमाम चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल ये करिए कि उनको ये कहिए, ये एश्योरेंस दीजिए ओवर द मेल या कॉल पे, या फिर आप जो है रिटर्न, कि केस उसी हालत में वापस लूँगा जब आप पोजीशन दे देंगे। और मैं इसका एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप पोजीशन हमें दे देते हैं, और वो पोजीशन कब देने वाले हैं उसका एक डेडलाइन आप बताइए लिखित रूप में, ओवर द मेल या फिर जैसा लेटर लिख के, और उसी तरीके से जैसे आप ये बताएंगे और जैसे ही आप हमें पोजीशन देंगे, हम आपका केस वापस लेंगे। ये आप भी लेटर पे लिख के देने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि जिस दिन आप जो है घर हमें दे देंगे, हमारे तांबे पे आ जाएगा, हमारे पोजीशन में आ जाएगा, उस दिन मैं केस वापस ले लूंगा। इसका एश्योरेंस आप भी लेटर में दे दीजिए, और उससे एश्योरेंस ले लीजिए कि आप पोजीशन कब देने वाले हैं लिखित रूप में। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बराबर का लेन देन होगा। उस समय अपने दिमाग में कतई मत लाइए वो एक्स MLA है क्या है,
तो ये एक स्टेप पे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके सवाल में बहुत से लोगों के लिए जवाब छुपा हुआ है कि कभी भी, चाहे 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कभी भी बिना सारे पहलू को समझे पैसा ना लगाइए। आगे चलते हैं। सुनील जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर गोदरेज वीटीपी प्रोजेक्ट महालुंगे से मुंबई पुणे हाईवे तक रोड बनने वाला है क्या रियली? देखिए सुनील जी, आप जो है सवाल ही बड़े दुविधा में पूछ रहे हैं कि क्या सच में बनने वाला है। देखें, कब बनने वाला है, कैसे बनेगा, ये बिल्कुल कोई नहीं बता सकता। कारण क्या है, लोकेशन महालुंगे जो है साल भर पहले ही जो है एक तरीके से पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ गया है, और किस गति में जो है डेवलपमेंट के काम हैं वो सबको पता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब मैंने जो है पिछले सवाल जवाब में भी आप लोगों को बताया है कि जब भी इंफ्रा डेवलपमेंट की बात आए तो आप लोग जो है काफ़ी पेसिमिस्टिक हो जाइए, बिल्कुल नकारात्मक अप्रोच लेके ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। क्यों नकारात्मक अप्रोच लीजिए? क्योंकि जब आप नकारात्मक अप्रोच लेंगे, पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ जाएंगे कि ये जो डेवलपमेंट है ये जैसा है, क्या ऐसी ही हालत अगर 10 साल तक रहेगी तो क्या मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लेके रहने के लायक या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लायक है, रख सकता हूँ? अगर आपकी अंदर अंतरात्मा कह रही है हाँ, मैं बिना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए, हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो ही जो है आप अपना पैसा लगाइए। हो सकता है कि वो डेवलपमेंट हो जाए, साल 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, पर आप उसी, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है, ज़्यादातर समय पे आप देखेंगे कि जो चीज़ आप देख रहे हैं, जितना नैरो रोड, सिंगल लेन अगर आप देखते हैं तो वैसे के वैसे हो जाए, वाइड नहीं होता। कई जगह तो लोग इस बात पे जो है प्रॉपर्टी खरीद ले रहे हैं कि वहाँ तो टेंडर निकल गया है, वहाँ ये हो गया है, वहाँ तो गवर्नमेंट ने बता दिया, वहाँ तो न्यूज़पेपर में बता दिया ये होने वाला। देखिए, ये सब चीज़ें जो है समझने के लिए ठीक है कि हाँ यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो सकता है 1-2 डिकेड के बाद, पर क्या आपका होराइजन है 1-2 डिकेड का, 10 से 20 साल का? हम लोग भी लगातार चीज़ें लाते हैं कि गवर्नमेंट ये करने वाली है, यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट लाएगी, ये रोड बनेगा। हम आपको उसको जानकारी देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं, पर इसका कतई मतलब नहीं कि वो 2 साल में हो जाएगा। तो आप हमेशा इस बात के लिए एकदम नकारात्मक अप्रोच रखें। जब भी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लोगों तक पहुंच पाए उनके समझने के हिसाब से बता रहा हूं कि जब आप खरीद रहे हो तो जो मौजूदा स्थिति है अगर वो आपको कन्विंसिंग लग रही है और वैसी रहने पे आप वहां फिर भी रहने के लिए तैयार हैं तो आप उसे जो है लीजिए, क्योंकि जब उसमें इंप्रूवमेंट होगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो मत डालिए पैसा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बड़ी मेहनत से आपने कमाया होगा, उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, बहुत सारी जगह पे हमने डाल दिया और यहाँ पे लगता है कि थोड़ा समय देने पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं, आपको रहने की कोई समस्या नहीं, तो फिर ठीक है, डाल दीजिए वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखें। कॉरपोरेशन में आ गया है, उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे डबल लेन रोड हो जाए। इधर हाईवे की तरफ से कुछ हिस्सा बना हुआ है डबल लेन, उधर प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ हिस्सा जो है बना हुआ है। अब प्राइवेट लेवल पे तो उसको कोई डेवलपमेंट करने जा नहीं रहा है, उसमें जो नई एक्टिविटी कॉरपोरेशन की तरफ से या फिर जो फिर हाईटेक सिटी की बात होती है, क्या उसमें कुछ नई हलचल आएगी क्या, तो जो भी होगा आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी जो है उसी पे जो है आप लोग ज़्यादा भरोसा करें। प्रेजेंट स्थिति में जो लोग भी जहाँ भी घर खरीद रहे हैं, प्रेजेंट स्थिति जो यानी कि मौजूदा स्थिति है उस पर भरोसा आप लोग करके ही आगे बढ़ें। टोनी जी हैं, इन्होंने लिखा है व्हाट थिंग्स शुड वन वेरीफाई बिफोर बाइंग ए फ्लैट इन ऑर्डर टू एंश्योर द प्रोजेक्ट इज 100% लीगल। देखिए, लीगल के केस में तो आप पहले हर किसी को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपका प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर और प्रोफार्मा एग्रीमेंट टू सेल है, जो किसी भी प्रोजेक्ट को आप पसंद कर रहे हैं उसके महारेरा के पेज पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे डाउनलोड करिए और कृपया करके उसे जो है थोड़े समय में, अगर 1 दिन में 2 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 हफ्ता लगाइए, लेकिन उसे पढ़िए, उसे एक पॉइंटर बनाइए। देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उसके बारे में समझ पाएंगे और हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंटर आ जाएं जो आपको लगे नहीं यार ये कन्विंसिंग नहीं है, और वो आपके लिए एक जो है परमिसेबल मेम्ब्रेन का काम करे, आपके लिए फिल्ट्रेशन का काम करे कि भाई ये पॉइंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं लगता, इसको साइड करते हैं, चलो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो आपके किटी में जो 4-5 प्रोजेक्ट हैं, आप उसे कैसे फिल्टर करेंगे? आप वहाँ पे में रहेंगे नहीं यार यहाँ का लेआउट अच्छा लग रहा है, यहाँ का एमिनिटी अच्छा लग रहा है, यहाँ का लोकेशन अच्छा लग रहा है, यहाँ का प्राइस अच्छा लग रहा है, तो वो सारे फैक्टर एक साथ मिलकर आपको एक जगह मिल नहीं सकते और आप कंफ्यूज बने रहेंगे। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ उसमें ऐसे लिटिगेशन हो, कुछ ऐसी बातें हों, कुछ डेवलपमेंट में जो बातें कही गई हैं सेल्समैन के द्वारा, प्रमोटर के द्वारा, वो चीज़ आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिख रही है, उसके बिल्कुल उलट दिख रही हैं, तो आप उसे फिल्टर कर देंगे।
क्योंकि लॉ में इस बात की छूट नहीं मिलती है कि आपको बस कहा गया था और आपने भरोसा करके ले लिया, आपको इसमें कोई मार्जिन ऑफ एरर मिल जाए कि नहीं यार मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं क्या करूं। नहीं, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं, तो आपकी कमी है। लॉ इसके लिए आपको कोई छूट नहीं देगा कि आप जाके बच जाइए। तो जो खरीद रहे हैं वो आपके पैसे का है, और उसको समझना, उसको जानना, उसको परखना वो आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों तक जो है एकदम लेमैन लैंग्वेज में लेके आते रहें, पर कितना भी किया जाएगा आपको अपने लेवल पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो क्वेरी कंसर्न जो फॉर्म है उसमें डालिए समस्या, कोशिश रहेगी आपको उसका सोल्यूशन दिया जाए। क्योंकि पूरा का पूरा जो है मुहिम ही यही है कि आप लोग सही चीज़ खरीदें, आप अपने लायक की चीज़ें खरीदें। और हो सकता है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो पर वो आपके लिए अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। तो उसे समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब जहाँ तक रही बात की सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ने की बात आ गई, इसके बाद आप ये देखिए क्या उस पर कोई लिटिगेशन है और लिटिगेशन की सीवियरिटी क्या है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे जाते हैं, क्या बताया जाता है आपको, नहीं वो फैमिली डिस्प्यूट है, और फैमिली डिस्प्यूट में क्या हुआ है कि एक भाई ने बेच दिया है और एक दूसरा भाई जो है उसको पैसे नहीं मिले, ऐसा कर यही जो है घुमा फिरा कि नहीं उसकी आत्या जो है वो केस डाल दिया, नहीं बुआ ने केस डाल दिया है, मामा ने केस डाल दिया, नाना ने केस डाल दिया, फैमिली मैटर ही इधर उधर करके। यही भाई क्या 90% जो प्रोजेक्ट पे केस हैं क्या यही केस हैं? कुछ और भी हो सकता है। अगर उसका सीवियरिटी कुछ अलग है और आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है जो वहाँ के प्रमोटर लोग बता रहे हैं, वहाँ के सेल्समैन बता रहे हैं, तो आप उनसे केस आईडी ले लीजिए। कई बार महारेरा में ही केस आईडी मिल जाता है और आप उससे वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हो सके तो अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो 4-5 हज़ार रुपये खर्च भी हो जाए तो उसका स्टेटस पता करने में क्या जाता है, पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हाँ इसका जो सिनेरियो है कि इसका वो माइल्ड है, सीवियर है, क्या नेचर ऑफ लिटिगेशन है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ी। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप यह भी समझने की कोशिश करिए कि आखिर जैसा हम लोग बार बार कहते हैं उनका लीगेसी क्या है, पास्ट में उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लोगों को समझना चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट की चीज़ नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर कोई डेवलपर जो किसी भी विसिनिटी, मान लीजिए आप बेंगलोर में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, किसी भी जगह अगर उसने उस पूरे विसिनिटी में, उस पूरे लोकेशन में कोई पास्ट में प्रोजेक्ट डिलीवर करके नहीं दिखाया है, पहली बार वो उस मार्केट में एंटर कर रहा है, चाहे कोई भी सिटी हो, जैसे मैंने कहा आपको, चाहे वो बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, पुणे हो, कोई भी जगह हो, मुंबई हो, वो वहाँ पे पहली बार एंटर करके अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वहाँ पे उसका पास्ट का कोई जो है उसकी कोई एक तरीके हिस्ट्री नहीं है, कोई लीगेसी नहीं है उस पर्टिकुलर सिटी में, तो भी उससे बचिए। क्योंकि हर सिटी का अपना एक जो है पूरा जोन होता है, काम करने का तरीका होता है, उसमें उनके तंतु भिड़ पाएंगे कि नहीं भिड़ पाएंगे, ये जो है भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कहीं भी समस्याएं आ सकती हैं, डेवलपर के लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, उनके साथ वो जेलअप हो पाएंगे लोकल लोगों के साथ कि नहीं, क्योंकि जो वहाँ लोकल लेवल पे लगातार उस सिटी में डेवलप कर रहा है उसने उस सारी चीज़ों को झेल लिया, उसने उस वहाँ के टेम्परेचर को समझ लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो जो आपका बॉडी क्लॉक है उसे सेट होने में थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए जो थोड़ा समय वहाँ पे है बॉडी क्लॉक के लिए, जो कि नेचर की चीज़ है और वो लगातार जो है इवॉल्व होती है, वैसे अगर कोई नया डेवलपमेंट वहाँ कर रहा है, कोई नया डेवलपर उस पर्टिकुलर सिटी में, भले उसके दूसरे सिटी में बहुत अच्छी लिगेसी हो, बहुत अच्छी हिस्ट्री हो, वो छोड़ दीजिए, इस सिटी में क्या करके दिखाया उसने, अगर करके दिखा दिया है तब भरोसा करिए बिल्कुल। क्योंकि इस मानक पे भी चलेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। यानी पेपर के लेवल पे भी इन सब चीज़ों को भी, और जो वो जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर में कर रहे हैं उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देख लीजिए, और जो वहाँ उनका सर्च टाइटल है उसको भी थोड़ा पढ़ें अगर समय मिले। उसको पढ़ेंगे तो पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, किसका प्लॉट था, किसने बेचा, उसका क्या जो है पर्पज ऑफ लैंड क्या था, बाद में क्या हुआ, उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो आप यह भी समझने की कोशिश करिए कि आखिर उसमें जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिस हिसाब से लेआउट है, क्या वैसा ही लेआउट पहले था? कहीं ऐसा तो नहीं उस लेआउट को बदल दिया गया है? देखिए, बदला जा सकता है लेआउट, लेकिन क्या उस बदलने के लिए सबसे कंसेंट लिए गए हैं? अगर सबसे सारे बायर से, जो एग्जिस्टिंग बायर वहाँ पे खरीद चुके हैं, क्या उनसे कंसेंट लिया गया है? वो कंसेंट है कि नहीं ये भी जानने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदलाव कर दिया गया है और एक तरीके से प्रपोज्ड कंसेंट कि भाई इस कंसेंट को हम ले लेंगे,
अब बाद में कंसेंट ना मिल पाए तो आपको पोजीशन मिलने में समस्या आ जाएगी। तो ये चीज़ें समझें, क्योंकि पीछे हुआ क्या है, पहले जो आपके जिस रूल रेगुलेशन से सैंक्शनिंग ली गई है प्रोजेक्ट की, बाद में न्यू डीसी रूल जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके हिसाब से काफ़ी हेरफेर हो गया। हेरफेर यानी कि एफएसआई में इंक्रीमेंट आ गया, तो उसके चलते जो है लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बिल्टअप करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की, तो उसमें भी कई चेंजेज आए। कई बार उनको लगा ये कुछ कर देने से इसमें हमें एक और बिल्डिंग मिल सकती है या फिर और हाइट बढ़ सकती है, उसमें भी चीज़ें हुई हैं। और कुछ नए जो विलेज ऐड हुए हैं कॉरपोरेशन में, ऐसा भी आया है कि वहाँ पे जो पहले की गवर्निंग अथॉरिटी थी PMRDA, वहाँ से सैंक्शनिंग लिया गया और कॉरपोरेशन जैसे ही टेक ओवर कर रहा है, अब नई सैंक्शनिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें और बदल रही हैं। तो ये कहीं भी किसी भी तरह की जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उसे समझ लीजिए, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। दूसरा, अगर आप बिल्कुल एंड यूजर हैं, बड़ी मेहनत से आपने पैसा कमाया है और आपको लगता है नहीं यार अब इसके अलावा तो आप अगला घर तो सोच भी नहीं सकते, तो कोशिश ये करिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऊपर आने दीजिए, उसके बाद खरीदिए। आप कहेंगे यार कंस्ट्रक्शन ऊपर आते आते बचता ही नहीं है, तो फिर छोड़िए ना, बचाइए उसे। उस पेज पे मत लीजिए जिस पेज पे आप लोग खरीद के ख़त्म कर दे रहे हैं। चीज़ों को समझिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ छोड़िए थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा आगे आने दीजिए, फिर खरीदिए। क्या जाएगा, ज़्यादा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्या होता है आपका? 5 भी चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन 6-8 महीनों 10 महीनों में तो आप अपने जेब से भी पैसा निकाल चुके हैं। जो आपके पास था, जो FD वगैरह होता या म्यूचुअल फंड में होता, कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट में होता, थोड़ा पैसा देता, वो भी जा चुका है। और जो आपकी EMI जा रही होगी उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो सब मिलाएंगे तो ग्रॉस लॉस तो आपका 2-2.5 लाख का ही होगा 5 लाख में से। पूरा 5 लाख का लॉस थोड़ी है। वो दिखता है कि हाँ 5 लाख रुपए रेट बढ़ गया, पर आपकी जेब से वो चीज़ें निकल भी तो चुकी होती। अगर आप खरीद लेते तो पैसा निकल गया होता, तो यानी कि आपका उस पर रिकरिंग इनकम जो आता आपके अकाउंट से वो भी नहीं मिलता, और जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं वो भी जाता। तो वो मिला के ग्रॉस लॉस पे ध्यान दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी डिसीजन गलत नहीं होगा। जहां कहीं समस्या लगे लगातार आपको बताती हैं, कमेंट में बता दीजिए, कोशिश रहेगा उसका जवाब दे देंगे, और हो सकेगा 3% कंसल्टेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है आपको क्वेरी कंसल्ट फॉर्म के जरिए हम तक समस्याएं पहुंचानी होंगी। आगे चलते हैं, नीलेश इंगले जी हैं, इन्होंने लिखा है, टीम मेनी कंग्रेचुलेशन ऑन योर जर्नी एंड सक्सेस सो फार। आई वॉच योर वीडियोज एज दे कम, वेरी रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। थैंक यू सो मच इंगले जी, आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें प्रोत्साहित करता है और नए नए जो है टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए हमेशा जो है प्रेरणा प्रदान करता है। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद की चीज़ें हो नहीं सकती। आशीर्वाद अदृश्य जरूर होता है पर उसमें ताकत बहुत होती है, ये हमारा भरोसा है पूरी टीम का। आगे आपने लिखा है, मेनी बिल्डर्स इंक्लूडिंग कोहिनूर, विजय एंड रोहन क्लेम दैट द न्यू WTC by Panchsheel is coming in Tathode, Pune area, and many of them show some land parcel as WTC. However, there is no proof of it as such and this is all in the air. Could you please investigate, is this really the place where WTC is coming up? Awaiting your response. देखिए नीलेश जी, जैसा आपने कहा है कि इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाए और डिटेल में जाके आपको जानकारी दी जाए, तो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में इस पर जो है एक तरीके से रूट लेवल पे जाके चीज़ें पता की जाएँ कि आखिर क्या है, क्या प्लानिंग है, क्या सच में ऐसा होने वाला है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रांगली बता पाएंगे। लेकिन देखिए एक चीज़, जैसा आपने यहाँ पे भी कहा, ये सब चीज़ें केवल हवा में हैं, अभी ग्राउंड पे तो कुछ है नहीं। जितने भी प्रोमिनेंट डेवलपर हैं जो वो प्रॉफिट में पैसा कमाते हैं, उनका ये काम ही है कि वो अलग अलग जगहों पे लैंड पार्सल ले लें, क्योंकि वो उनका एक तरीके से मोड ऑफ बिजनेस है, वही उनका जोन है, और उसी फील्ड में वो आगे अपने चीज़ों को बढ़ाना है उन्हें। तो लैंड पार्सल हो सकता है हर प्रोमिनेंट डेवलपर अलग अलग लोकेशन में ले रहा हो, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहाँ पे WTC आ जाए, या जैसे पंचशील ने UNIT पार्क बनाया वो हर जगह बना दे। वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कौन सी नई नई कंपनीज आ रही हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा उनके लिए सूटेबल होगा, कहाँ पे उनको सारी बेसिक चीज़ें मुहैया कराई जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इफ़ एंड बट्स लगा के उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। केवल लैंड पार्सल मात्र होने से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ पे कोई चीज़ें आएंगी। जब तक धरातल पे नहीं दिखता है तब तक हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ताथोड़े लोकेशन की बात करेंगे तो उसकी जो कनेक्टिविटी वगैरह है हाईवे से अच्छी है। जितने प्रोमिनेंट लोकेशन है वो रीच में है। मेट्रो अगर आप देखें तो वो वाकड़ हिंजौड़ी फ्लाईओवर के पास से जो है टर्न लेके बालेवाड़ी होते हुए बानेर से होके गुजर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जो ऑन ग्राउंड पे चीज़ें दिख रही हैं उस पे ज़्यादा रिलाई करिए। जैसे लगातार बता रहे हैं, इसमें इस एपिसोड में भी हमने पहले बताया,
ना कि जो आने वाला है और उसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल जो है कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है पंचशील का कि वहाँ पे आएगा, ना तो किसी के साथ करार हुआ है यानी कि एग्रीमेंट हुआ है कि ऐसी चीज़ें होंगी, तो फिर उसका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिस पे हम रिलाय करके ये बात कह पाएँ। अगली बात ये देखें कि पंचशील मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लीज बेस्ड मॉडल पे है, तो कहीं ना कहीं जब उनके बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि यार कोई बड़ी कंपनी लाना है, उन्हें यहाँ पे सेटल करना है और वो बड़ी कंपनी को भी वो चीज़ें पसंद आई होंगी, तो फिर उसके बेस पे वो कंस्ट्रक्शन करके फटाफट उनको उस तरीके से स्पेस प्रोवाइड कर देंगे जिसमें डेवलपर का भी फ़ायदा हो और जो कंपनी आ रही है उसका भी फ़ायदा हो। तो अभी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है, ये सिर्फ सुगबुगाहट में है, जो बातें जो है हवा में चल रही हैं। तो जब तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना आए, उनकी तरफ से कोई ऐसा करार ना हो जाए किसी के साथ जहाँ पे चीज़ें आगे गो थ्रू होती हुई दिख रही हों, तब तक शायद रिलाय करना थोड़ा अपने आप से बेईमानी जरूर होगी। आगे चलते हैं, अभिजीत चांदीकर जी हैं, इन्होंने लिखा है प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज MIDC लीज। हाँ, पुणे से देखिए, बहुत से लोगों के लिए सवाल बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पुणे में आ रहे हैं या फिर अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, उनके लिए MIDC और MIDC के लीज पे चीज़ें बनना, ये क्या होता है MIDC लीज मॉडल क्या, ये शायद समझना उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाए, क्योंकि वो सिटी में नए होते हैं, भले वो महाराष्ट्र से क्यों ना हो। देखिए होता क्या है, MIDC यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये करती क्या है, इसका फॉर्मेशन 80s में इसलिए किया गया कि जहाँ पे एक तरीके से इसमें रिवर्सनलाइज किया गया कि इसमें एक नई क्रांति लाई गई कि जितने भी लोकेशन हैं उसे MIDC के अंतर्गत जो है डाल के उसे द्रुत गति पे लाया जाए कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कुछ तमाम एक वेल डेवलप्ड जो है लोकेशन जोन बनाया जाए, जैसे कि SEZ कहते हैं हम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वैसे ही MIDC क्या करता है, तमाम जगहों को चिन्हित करके वो बड़े लैंड पार्सल को एक्वायर करता है और फिर उसमें प्लान डेवलपमेंट कराता है। उसी तरीके से हिंजौड़ी के आसपास मानगांव, भोयरवाड़ी में भी तमाम जो है लैंड पार्सल MIDC ने एक्वायर किए, यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, और फिर उसमें एक लेआउट उन्होंने बना दिया कि भाई यहाँ पे हम कॉमर्शियल डेवलप करेंगे, यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलप करेंगे, ऐसे तमाम जो है पैचेज उन्होंने बना लिया। यहाँ पे हेलीपैड होगा, यहाँ पे रोड होगा, यहाँ पे फ्यूचर में मेट्रो बनाए जाएंगे, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें ऐसा प्लान कर लेते हैं वो। अब वो जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज के लिए जगह दे दिए, अब वो खुद तो MIDC इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने प्लान बना दिया, DPR करके उसको अच्छे से बना दिया कि भाई इस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन अब वो MIDC हर डेवलपमेंट को नहीं कर सकती है, अब वो क्या करती है, वो प्राइवेट लोगों को इन्वाइट करती है एक तरीके से कि लीजिए भाई आप IT पार्क बनाओ, इसका प्रॉफिट लॉस इस तरीके से रहेगा, हमारा ये रेंटल रहेगा, लीज पे दे दिया, आइए भाई प्राइवेट डेवलपर यहाँ पे डेवलप करिए, आप अपना कंस्ट्रक्शन करिए, यहाँ पे बेचिए, मुनाफा कमाइए और हमें भी उस मुनाफा का एक हिस्सा एज ए लीज मिलता रहे। तो इससे होता क्या है, थोड़ा सा प्लान्ड वे में डेवलपमेंट भी हो जाता है, डेवलपर का भी काम हो जाता है, MIDC का भी काम हो जाता है। पर इसका कतई मतलब नहीं कि तुरंत जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं MIDC के लैंड पार्सल पर उसको इरेज कर दिए जाएंगे, डिमोलिश कर दिए जाएंगे जब मर्जी, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और काफ़ी लंबा जो है एग्रीमेंट होता है। बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे प्लान्ड वे में चीज़ों को बना के फिर उस जिस पैच पे डेवलपमेंट कराया जा रहा है उसके लिए उनके साथ एग्रीमेंट किया गया, क्योंकि MIDC उस लैंड को बेच नहीं सकती, क्योंकि उसने एक्वायर किया है प्रॉपर प्लानिंग के लिए। तो वो उसे जब बेच नहीं सकती तो दूसरा तरीका उसको लॉन्ग टर्म लीज पे दे देती है, और ये तरीके से वो लीज होल्ड पे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे जो अगर आप समझें तो MIDC आपको हमने बता दिया, और मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ मन में दुविधा है तो कमेंट में लिख के बता दीजिए। आगे मानव सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है कैन ए बिल्डर मेक फ्लैट इन रिफ्यूज एरिया आफ्टर सेलिंग द फ्लैट्स? इन माई केस बिल्डर सोल्ड अस विथ 3 BHK स्पेस एज रिफ्यूज एरिया एंड नाउ कंस्ट्रक्टिंग ए 2 BHK देयर, कीपिंग 1 BHK स्पेस एज रिफ्यूज एरिया। नेम प्लेट इज स्टिल शोइंग एज रिफ्यूज एरिया फॉर द स्पेस। यानी मानव सिंह जी, जहां तक मैं आपके सवाल को समझ पा रहा हूं, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और यानी कि फ्लैट खरीदा आपने, और उसके साथ आपको जो है रिफ्यूज स्पेस भी कह के बेचा गया, उसके लिए भी कुछ लमसम पैसा 1/3 या कुछ लिया गया होगा आपसे, और आपसे कहा गया होगा कि भाई ये रिफ्यूज एरिया भी आपके साथ है, आप इसको ऐसे आते जाते यहाँ वहाँ के लिए आप यूज कर सकते हैं, बस आप वहाँ पे कोई चीज़ परमानेंटली रख नहीं सकते, और आप उसको जो है वहाँ पे कुछ और भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। शायद मैं अगर समझ पा रहा हूँ जितना आपने लिखा। और फिर वो ऐसा हुआ कि उस स्पेस में एक 2 BHK बना दिया गया, और जो रिफ्यूज एरिया कह के आपको बेचा गया था, वो रिफ्यूज एरिया को रिड्यूस करके 1 BHK के आसपास का स्पेस बचा,
और उसमें जो बाकी स्पेस था उसमें 2 BHK बना के उसे बेचा जा रहा है और वहाँ पे अभी भी रिफ्यूज एरिया लिखा हुआ है। देखिए, पहले सवाल के जवाब में ही मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी कि डेवलपर अगर कोई भी चेंजेस ला रहा है और वो चेंजेस भले ही लीगल क्यों ना हो, एज़ पर न्यू DC रूल, एज़ पर न्यू FSI जो उसने मिली होंगी सैंक्शनिंग के हिसाब से, या उसने कुछ उसमें अमेंडमेंट किया होगा प्लान में, तो वो हो सकता है लीगल हो अमेंडमेंट, लेकिन वो कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए डेवलपर को जरूरी ये है कि एटलीस्ट जो है 66% 70% लोगों से कंसेंट ले। मैक्सिमम लोगों से कंसेंट लेना अनिवार्य है। बिना कंसेंट के आप जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अब भाई मान लीजिए आपने किसी को बता के बेचा कि यहाँ पे रिफ्यूज स्पेस रहने वाला है, और वो जबकि ये जो है एक तरीके से आपातकालीन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, इसीलिए इसका कंसेप्ट लाया गया, फायर डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया ये कंसेप्ट। अब उसको जो है आप या तो वायलेट कर रहे हैं, या तो अगर आप लीगली बना भी रहे हैं तो जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग वायर हैं तो उनसे क्या कंसेंट लिया गया है, अगर वो लीगल है तो, और अगर इलीगल बेचा जा रहा है तब तो एक अलग बात है। तो इस चीज़ को आप पहले डेवलपर से बात करिए, ये आप कैसे कर रहे हैं, किस रूल के तहत कर रहे हैं, अगर वो लीगल है तो हमसे कंसेंट क्यों नहीं लिया गया है, ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर लें। कोई दुविधा लगे, कुछ आपको डाइसी लगे, कुछ आपको लगे नहीं यार समथिंग इज़ फिशी, तो आप जो है कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ये चीज़ें इत्तला जरूर करें, जैसे कि आप महारेरा को कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। हमें प्रोत्साहित करते रहें और अपने वेल विशेष हम तक पहुंचाते रहें। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। कट कर ही लो।